जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। एडिटोरिया का खाकी सीरीज 3.0 का टेस्ट सीरीज चल रहा था बिहार दरोगा के लिए, जिसका आज हम लोग तीसरा टेस्ट कंप्लीट करेंगे। 2 टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिया गया है। आज के टेस्ट का कट ऑफ मार्क्स रहेगा 67 मार्क्स। ठीक है, जिनका 67 मार्क्स आएगा वो सही दिशा में चल रहे हैं। एग्जाम जनवरी में होने वाला, आप सभी को पता है 18 और 21 जनवरी को एग्जाम होगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नए वीडियो टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और सेशन को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए। किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग शेयर कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। जैसा कि आपको पहले टेस्ट से ही पता है, ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। क्वेश्चन आपको दोनों मीडियम में देखने को मिलेगा। और आप लोग में से जिनको भी इस टेस्ट का पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है परीक्षा वाटिका, ये आपको सर्च करना है परीक्षा वाटिका। यहाँ पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर आप लोग इस नंबर पर भी पीडीएफ मांग सकते हो मैसेज करके 8676934039। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, वरुण 2025 के 21वें संस्करण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। 19 से 22 मार्च तक चला। कब? 19 से 22 मार्च 2025 तक ये चला है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिया एंड फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुगम यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। साथियों आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर कि ये जो चला है ना 23वां संस्करण नौसैनिक अभ्यास, किस किस देश के बीच हुआ है 2025 में, वो आपको एक चार्ट दिखाता हूं ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। यहाँ आप ये चार्ट देख सकते हो, एक तरफ सैन्य अभ्यास दिया गया, दूसरी तरफ उससे संबंधित देश। शक्ति अभ्यास 2025 फ्रांस और भारत के बीच, पैसेक्स अभ्यास भारत और यूक्रेन के बीच, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच, टाइगर क्लॉ भारत और अमेरिका के बीच, खान क्वेस्ट 2025 बहुराष्ट्रीय था, बहुत सारे इसमें राष्ट्र ने शामिल हुए थे, बहुत सारे देश। अगला है डस्ट लीग 2025 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। टाइगर ट्रायम्फ ये हुआ था भारत और अमेरिका के बीच। उसके बाद है एकेमी 2025 भारत और अफ्रीकी देश के संबंधित है ये, और इंद्र 2025 जो है भारत और रसिया से संबंधित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, ऑनलाइन डेटाबेस आधारित नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ 2 स्टेटमेंट दिया गया, कूट की सहायता से यहाँ पर सही उत्तर चूज करना है आपको। ठीक है, तो यह है कि मॉडल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME के लिए है, ये गलत है। ठीक, केंद्रीय बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी, ये सही दिया गया है। ये ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन दिया गया है। जो विशाखापत्तनम में बजट का उपरांत संवाद कार्यक्रम हुआ था, तो केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री कौन है? हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने सूक्ष्म लघु उद्यम और मध्यम उद्योग के लिए ऑनलाइन डेटाबेस आधारित एक नया क्रेडिट कार्ड यानी क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल आरंभ किया है। और 2024-25 बजट में इसकी घोषणा कर दी गई थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है बाह्य मूल्यांकन पर निर्भरता की बजाय MSME क्षेत्र को ऋण देने में अपनी आंतरिक क्षमता विकसित करेंगे। तो ये जो है सिर्फ इसके लिए नहीं है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है, तो केवल 2 सही राइट आंसर हो गया। चलिए ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना में कौन से घटक शामिल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा महिला नेतृत्व और उद्यमिता घटक, शिक्षा सहायता घटक, ये दोनों शामिल नहीं है। ठीक, और ये दोनों शामिल नहीं है। संस्कृति उन्नयन घटक शामिल है और कौशल एवं प्रशिक्षण घटक, ये दोनों शामिल है। पहला और दूसरा, केवल 1 और 2। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन सी 1 और 2। निक्षय मित्र पहल, कौन सा? निक्षय मित्र पहल तथा निक्षय पोर्टल का संबंध किसके उन्मूलन से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्यूबरक्लोसिस से। साथियों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, साथ में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। फुल डिटेल सॉल्यूशन उसमें दिया रहेगा। अगर हम लोग टेस्ट में सॉल्यूशन ज्यादा करेंगे तो टेस्ट लंबा जाएगा। ये आपके शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप टेस्ट नहीं लगा पाते हो ऑफलाइन तो यहाँ से आप लोग टेस्ट कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। यहाँ स्टेटमेंट दिया गया, देखिए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया, गलत है।
क्योंकि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया था, JS द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। इस समारोह के दौरान भारत पवेलियन का उद्घाटन भी किया गया। सही है। इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया। ये सही है। 2 और 3 इज द राइट आंसर। केवल 2 और 3, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ओनली 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किस बैंक ने जीता? सही जवाब इसका हो जाएगा आरबीआई ने। ठीक, ऑप्शन सी आरबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में सही कथन चुने। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ कूट दिया गया, कूट की सहायता से आपको राइट आंसर यहाँ से चूज करना है। बताओ आप लोग कौन सा सही होगा। पहले पढ़ते स्टेटमेंट। बजट 2025 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन में 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की तैनाती की परिकल्पना की गई है, जो 2070 तक नेट जीरो के लिए आवश्यक है। सही है कथन। इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2033 तक 5 SMR की तैनाती के लिए बजट 2025 में 20,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों 1 और 2। ठीक, क्या होगा? बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। परियोजना परी का संबंध किस मंत्रालय से है? यह है संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। और परी परियोजना के जरिए जो संस्कृति मंत्रालय का लक्ष्य है कि दिल्ली के सार्वजनिक स्थल को जीवंत कलात्मक स्थल में बदलने का प्रयास करना। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। यहां पर स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछा जा रहा है। तो यहां पर कूट भी दिया गया, देख लेते हैं। नहीं, कूट नहीं है, यहां पर यहीं पे दिया गया है सारा। विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस वर्ष की थीम, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, सही है। वर्ष 1982 में विश्व क्षय दिवस मनाना जाता है। कब से? 1982 से मनाया जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया। तो सारे के सारे सही हो गए, तीनों सही है, तो सभी सत्य है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल आर ट्रू। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा, ये कौन सा कंट्री है जो मोदी जी को यह सम्मान दिया है? यह है मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस। और मोदी जी को कई सारा सम्मान मिला है। मैं आपको अभी एक चार्ट दिखाता हूं, इससे एक एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यहां आप देख सकते हैं देश का नाम दिया गया, इधर उससे सम्मान दिए गए, संबंधित सम्मान। नामीबिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विथिया मिराबिलिस, ये सम्मान दिया गया मोदी जी को। ब्राजील की तरफ से ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। त्रिनाद और टोबैगो के द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो। चलिए अगला है घाना। घाना ने दिया है इनको कौन सा? घाना ने दिया है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना। साइप्रस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3। श्रीलंका के द्वारा मित्र विभूषण। और मॉरिशस के द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन। साथियों इस सब का या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको या तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल मैंने बताया था ना, परीक्षा वाटिका सर्च करना है टेलीग्राम पे जाकर के, या फिर ये नंबर है 8676934039, इस नंबर पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत द्वारा आरंभ ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? यह म्यांमार में आए भूकंप पीड़ित की सहायता से संबंधित है। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट टू अर्थक्वेक विक्टिम्स इन म्यांमार। हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क को 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? ये कौन सा पार्क है? सही जवाब हो जाएगा माधव पार्क। ठीक है, माधव पार्क कहाँ है? एमपी का है ये माधव पार्क। ठीक है, और यह घोषणा वहां के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। कौन? BY भूपेंद्र यादव जी ने इसकी घोषणा की है। और 2024 में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 55वां बना था। कौन सा? धौलपुर वाला। ठीक है, और गुरु घासीदास टामोर पिंगला टाइगर 56वां बना था। क्लियर। 57वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व है। कौन सा? रातापानी। हो सकता है रातापानी लेटेस्ट है, ये पूछ दिया जाए। टाइगर रिजर्व, ठीक है, 57वां बना रातापानी टाइगर रिजर्व। और 58वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? बताओ आप लोग। माधव। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो एमपी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? सही जवाब है दिल्ली में किया गया। विकल्प बी। ठीक। हाल ही में अखबारों में चर्चा रहा समर्थ नामक प्रोग्राम का संबंध किससे है?
इस समर्थ जो है ना दूरसंचार और आईसीटी में, जो आईसीटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने से संबंधित है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, प्रोमोटिंग इनोवेशन इन द टेलीकम्युनिकेशंस एंड आईसीटी सेक्टर्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला राज्य कौन बन गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए केरल। हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर कौन से विकसित किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। ठीक, ए। इंग्लिश में भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, अंग्रेजी वालों ज्यादा परेशान मत होना। आप लोग इसी नंबर पर जो मैंने नंबर बताया था अभी पीछे, उस नंबर पर आप लोग मैसेज कर लेना, या फिर परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप लोग सर्च कर लेना, पीडीएफ इसका अंग्रेजी सॉल्यूशन भी मिलेगा। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। ये दोनों स्टेटमेंट पढ़िए, उसके बाद कूट की तरफ बढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि भारत ने 2028 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा है, ये गलत दिया है। ये लक्ष्य ना 2025 तक ही रखा गया था। कब? 2025 तक। ये स्टेटमेंट गलत। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, ये स्टेटमेंट सही है। तो सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसीलिए केवल 2 इज द राइट आंसर। ठीक, ओनली 2। चलिए इस सूची को सुमेलित करना है, सूची को मिलान कीजिए। यहाँ पर क्या मिशन 60 अभियान किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। ठीक, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। महिला शक्ति अभियान किससे संबंधित है? बिहार पुलिस से। मिशन दक्ष आप सभी को पता है शिक्षा विभाग से संबंधित है। और मिशन गुणवत्ता स्वास्थ्य विभाग से। क्या होगा? 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4 देख लेते हैं कौन सा है। 1, 3, 2 और 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया आप लोग का भी मिलान कर दूं। बिहार पुलिस, मिशन महिला शक्ति अभियान, मिशन दक्ष एजुकेशन डिपार्टमेंट और मिशन गुणवत्ता हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक, 1, 3, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित किन चोटियों का उनके राज्य के साथ मिलान सही है? सही मिलान कौन सा हो जाएगा इसमें से बताइए आप लोग। कौन सा चोटी है जो सबसे सही सुमेलित यहां पर है? डोडा बेट्टा, ये कहा नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है डोडा बेट्टा। इसके बारे में 2637 मीटर है। अगर फिट में बात किया जाए तो यह है 8652 फीट इसकी हाइट है। नंदा देवी 23वीं सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक, कहाँ है? उत्तराखंड में। डोडा बेट्टा कहाँ है? तमिलनाडु में। अनाईमुडी केरल का है, केरल का पर्वत है। और सारामती ये कहाँ का है? तो नागालैंड का है, नागालैंड का। ठीक, तो यहाँ मिलान हो गया, ये मिलान कर दूं। डोडा बेट्टा तमिलनाडु 1, 2 और 4, ये जो है ना सही मिलान है। अनाईमुडी कहाँ है? अनाईमुडी तो ये हो जाएगा केरल, ना कि कर्नाटक, ये गलत दिया गया। तो सही मिलान हो जाएगा कौन कौन सा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, डोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये डोल डैम जो सतलज नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहां पर स्टेटमेंट दिए गए, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है, सही है ये। विश्व का सबसे ऊंचे में से एक ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है, ये भी सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांका गुआ है, सही है, गलत है? बताओ आप लोग, फटाक से बताओ। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, बी और ए तीनों सही है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरयुक्त में से सभी, विकल्प डी सही जवाब होगा इसका। चलो अगला प्रश्न है अंग्रेजी वालों, ऑल ऑफ द एबव। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। 3 फसल दिए गए, कौन सी प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है? इनमें से कौन सी वर्षा आधारित फसल होगी? तो मूंगफली, तिल, बाजरा, सारे के सारे वर्षा आधारित ही फसल है। मूंगफली जो है एक तिलहन फसल है जो मुख्य रूप से खरीफ मौसम में उगाई जाती है और पानी की जरूरत के लिए मानसून बारिश पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, मूंगफली। और उसी तरह ये है तिल वाला फसल, ये भी एक तिलहन ही है, खरीफ मौसम में उगाया जाता है, वर्षा आधारित परिस्थिति पर डिपेंड करता है ये। बाजरा भी सेम कंडीशन है, वर्षा आधारित फसल है, कम अनिश्चित वर्षा होगा तो सूख जाएगा। और ये जो है ना सूखे में भी थोड़ा सा जलवायु अच्छा रहे तो ये पनपने का काम करता है, पनपता है, थोड़ा सा भी इसको नमी मिल जाए तो पनपता है। तो तीनों के तीनों हो जाएंगे वर्षा आधारित, 1, 2 और 3। ठीक, पीनट, मिलेट एंड सीसम
1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी दिया गया है, उसकी सहायक नदी दिया गया है गोदावरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर क्या है पहला है महानदी है, ठीक है, महानदी। महानदी की सहायक नदी कौन सी है? मांड, सही है। गोदावरी की मूसी, नहीं, ये गलत दिया गया है। मूसी की सहायक नदी नहीं है, ये कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी जो है ना, एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और गोदावरी नदी के बारे में कहा जाए तो दूसरी सबसे लंबी है भारत की नदी, और तीसरे सबसे बेसिन में सबसे बड़े बेसिन में बहती है, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10% हिस्सा इसका है। इसका स्रोत जो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में होता है। और इसकी सहायक नदियां जो है, गोदावरी की सहायक नदियां मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन से हैं गोदावरी की सहायक नदियां। ये हो जाएंगी पूर्णा नदी, उसके बाद प्राणहिता, कौन सी? प्राणहिता। अगली हो जाएगी इंद्रावती, उसके बाद सबड़ी। ये सारी जो है ना गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं था? तो ये विकल्प 20 का करेक्ट आंसर है। कावेरी की हेमावती, कृष्णा की मालप्रभा, ये बिल्कुल सही है। द राइट आंसर गोदावरी, मूसी इज द इनकरेक्ट, देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कुछ बताओ आप लोग, कमेंट करो। ये हो जाएगा रसिया, ठीक, उसके बाद आर्मेनिया नहीं होगा, तुर्कमेनिस्तान, सही है, अजरबैजान नहीं होगा, ईरान होगा, और जॉर्जिया नहीं होगा। ये हो गया 1, 3, अजरबैजान होगा, ठीक है, अजरबैजान से होकर बहती है। तो ये हो गया 1, 3, 4 और 5, 1, 3, 4 एंड 5 इज द राइट आंसर। 1, 3, 4 एंड 5, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी। चलिए, इसके बारे में, कैस्पियन सागर के बारे में एक चार्ट दिखाता हूं आपको। ये देखिए कैस्पियन सागर है, ठीक है। इसकी सीमा कहां से लगती है? कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, इन सारे कंट्री से ये कनेक्टेड है। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो ये सारे कंट्री आप लोग को याद रखना है, कैस्पियन सागर। इसी तरह से बहुत सारे सागर है, उस आप लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे तो वहां पर आप लोग को ये सब पढ़ाया गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में, नॉर्थ टू साउथ, ये हो जाएगा कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोच्चि। साफ साफ दिख गया, ऑप्शन बी, ठीक है, ये सारा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन हो जाएगा कौन सा? भूपर्पटी के नीचे मेंटल 29 किलोमीटर गहराई तक फैला, सही है। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं, ये भी सही है, जिसकी मोटाई या गहराई 35 किलोमीटर होती है, करेक्ट है। समुद्र तल पर परपटी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है, ये भी सही है। तो सारे सही हो गए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इनमें से सभी, ऑल ऑफ द एबव। चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ आप लोग। चक्रवात जो होता है निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, विकल्प सी सही जवाब होगा इसका। और निम्न दाब वाले क्षेत्र में चक्रवात भारी वर्षा के साथ आने वाले जो तूफान होते हैं, और चक्रवात का केंद्र जो होता है शांत स्वभाव का होता है, और इससे क्षेत्र से दूर जो हवा होती है इसकी गति धीरे धीरे क्या होती है? धीरे धीरे से कम हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील का उदाहरण नहीं है? लैगून झील का उदाहरण कौन सा नहीं होगा? ये होगा पेरियार झील। पेरियार झील जो है ना केरल का है, केरल राज्य में है, और ये मुल्ला पेरियार बांध पर बनाया गया एक कृत्रिम जलाशय है, और झील मुख्य रूप से मानव निर्मित है, न कि प्राकृतिक है। चलिए कौन सा हो गया? पेरियार लेक। अगला प्रश्न है, 9 डैश लाइन संबंधित है किससे? तो ये दक्षिण चीन सागर विवाद से संबंधित है, विकल्प सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ ये सूची, दूसरे सूची से मिलान करना है। पर्वत है एक तरफ और संबंधित मरुस्थल है, मिलाइए। पर्वत समीर है, किससे संबंधित है? कैटाबेटिक से, कैटाबेटिक से संबंधित है ये, ठीक। चीनुक पवन जो है ये किससे संबंधित है? चीनुक पवन हो जाएगा स्नो ईस्टर है, स्नो ईस्टर है। सिमुम क्या है? एशियाई अफ्रीकी मरुस्थल है ये, और सिराको सहारा मरुस्थल से संबंधित है, ठीक। क्या हो गया? 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4 एंड 1 खोज लो भैया, कौन सा है? विकल्प बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंग्रेजी वालों ऑप्शन बी, ठीक है, मिलान कर दिया हिंदी में, वही मिला लो आप लोग भी। किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत के मैदानी भाग में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? सही इसका जवाब हो जाएगा
ऑप्शन सी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत, विकल्प सी। ठीक, अगला प्रश्न है यहां पर, आगे बढ़ते हैं। बारालाचा ला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है? सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने का काम करता है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों के वर्तमान समूह की पहचान करें। कौन कौन सा जिला है ये? तो रोहतास, गया और कटिहार हो जाएगा, विकल्प सी। चलिए अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन और उसकी समाप्ति की जा सकती है, किस तरह की जाएगी ये? तो ये की जाएगी संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ऑप्शन सी। बाय रेजुलेशन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड बाय अ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? यह हो जाएगा महाराष्ट्र का। ठीक है, और इसका आर्टिकल 80 यानी अनुच्छेद 80 में कहा गया कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है 250 निर्धारित किया जाएगा, जिसमें 12 सदस्य जो होंगे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे और 238 सदस्य जो होंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या ना आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11 है, महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या 19, कितनी है? 19 है। चलिए आगे, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो सही जवाब इसका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? सही जवाब है अनुच्छेद 253 के तहत। ठीक, 256 क्या कहता है? कमेंट करना आप लोग। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? तो सभी सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, नया निर्वाचन होगा, विकल्प बी। वेरी इजी, ऑल मेंबर्स विल इलेक्ट द सब्स्टिट्यूट चेयरमैन। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कौन सा? पढ़ लेते हैं पहले। किसी राज्य में केवल लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, तो सही है, शर्त नहीं है पूछा जा रहा, ये शर्त नहीं होगा। लोकसभा का विधानसभा के चुनाव, आम चुनाव में 4 या अधिक राज्य में वैध मतों का 6% मत हासिल हो, ये करेक्ट दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ये भी सही है। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए ये दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, और ये वाला जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर ना 4 सीटें का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो विकल्प ए, पहला विकल्प सही था ना, कूट में देख लेते हैं, तो केवल 1। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया क्या? इधर का हो गया सारा ना, 40, क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया था। चलिए 41 है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, कौन सा नहीं होगा? इसका सही जवाब है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ऑप्शन ए। भारत का संविधान जो है उसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब? 1976 में, 1976 में हुआ था, जिसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और आर्टिकल 51 क्लॉज ए में कहा गया है, ये उल्लेख किया गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य का। तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। कौन कौन से हैं आप लोग एक बार देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक संवैधानिक संस्था है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। और भारत का संविधान का जो आर्टिकल 340 है, इसमें कहा गया है कि काका कालकेकर जो अध्यक्षता हुआ था 29 जनवरी 1953 में, राष्ट्रपति के आदेश पर पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग जो है स्वायत्त रूप से कार्य करता है और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाता है। 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में आप लोग कुछ पता है? बताओ। तो ये जो है ना, एनबीसीसी का गठन शुरू में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था 1993 में, ठीक है, 1993 में किया गया था। और अब तक का आयोग जो है 2016 तक
7 बार पुनर्गठित किया जा चुका है। कितनी बार? 7 बार। 2016 तक का डाटा है ये। तो ये जो है संवैधानिक संस्था है, ठीक है। तो हो जाएगा निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, 1 और 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इलेक्शन कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ऑप्शन 1 एंड 2 इज द करेक्ट। कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है? सही जवाब हो जाएगा 2 राष्ट्रपति। कितने? 2, टोटल 2। कौन कौन से हैं? एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक थे फखरुद्दीन अली। इन दोनों का कार्यकाल के दौरान ही देहांत हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कालक्रम की पहचान कीजिए। यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है और कूट की सहायता से सही जवाब यहां पर देना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 रह गया क्या? हो गया था। चलिए 44 है यहां पर। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा ये कब हुआ था? ये हुआ था 1973 में, ठीक। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा ये हुआ था 1980 में, 1980 में। गोलकनाथ अन्य बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा ये हुआ था 1967 में, ठीक है। और मेनका गांधी बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा ये किया गया था 1978 में। अब देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, सही कालक्रम क्या होगा? तो पहले तो हो जाएगा तीसरा, ठीक, पहले स्थान पर तीसरा हो गया। दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा? 1973, ये दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर 1978 और चौथे स्थान पर ये हो जाएगा। तो क्या हो गया? 3, 1, 4 एंड 2। 3, 1, 4 एंड 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रेम का पर्यायवाची घृणा नहीं होगा। प्रणय, प्रीति, अनुराग ये सब इसका पर्यायवाची है, मिलता जुलता है। घृणा जो है इसका मतलब होता है किसी से द्वेष करना, द्वेष से संबंधित। वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वेद प्लस उक्त। ये कौन सा उक्त वाला? तो वेद प्लस उक्त, ऑप्शन ए। निम्न में किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो ये है हेनरी डेरोजियो, ऑप्शन सी हेनरी डेरोजियो। और इनका जन्म कब हुआ था? 1809 ईस्वी में हुआ था और पुर्तगाली थे। कहां के? पुर्तगाल के थे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर है रिवरबेरेट, मतलब गूंजना होता है। ये जो है ना करेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट नहीं है। अगला है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया गया, द फैंस इनवाइटेड ऑफ द क्रिकेटर। इसका पैसिव राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा? ये चीज आपको पहले पता है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इन द केस ऑफ सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस द सेंटेंस शुड बी ऑब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा होगा? द क्रिकेटर वॉज इन्वाइटेड बाय द फैंस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 50वां प्रश्न है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? बताओ आप लोग। तो 240 से गुना करते हैं सबको, 24 8 ये आ जाएगा 8, ठीक है। 6 इधर आ गया कितना? 16, 4 पंचे 20। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा? 16 वाला। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला होगा सबसे बड़ा, 8, ठीक है। ये 1.6 होगा। ये हो जाएगा 4/20। ये सबसे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:7:9 में है। कुल राशि 309 रुपए है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा? 5x, ठीक, प्लस 7x/4 प्लस 9x/10 इक्वल टू 309 है। यही कहा जा रहा है ना। कितना होगा? इसका एलसीएम लीजिए, 20, 50x प्लस 35x प्लस 18x, 309। अब देख लीजिए टोटल कितना हो जाएगा? 103x इज इक्वल टू, इसको गुना में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 309
गुना 20, एक्स को ये कर लेते हैं 309 गुना 20 बटे 103। इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे ना तो एक्स का मान आपको निकल के आएगा 60, क्योंकि हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। तो 50 पैसे की सिक्का निकालने को कहा जा रहा था, तो 5x इक्वल टू 60, एक्स का मान 60 गुने 5, 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। विकल्प सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र, उसके प्रत्येक पुत्र की पत्नियां, प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? ठीक, क्या है? एक परिवार में एक व्यक्ति, एक पत्नी, 1 + 1, चलिए उसके व्यक्ति और पत्नी हो गए, ये 2 हो गए। उसके बाद क्या कहा जा रहा? उसके 3 पुत्र, उसके प्रत्येक पुत्र की पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। चलिए ये हो गया पुत्र प्लस पत्नी, 3 पुत्र है ना, पहला का 1-1, दूसरा पुत्र हो गया इसका 1-1, फिर 1-1, 3 पुत्र है। अब क्या कहा जा रहा? प्रत्येक के 3 बच्चे, प्रत्येक के 3 बच्चे, प्रत्येक के 3 बच्चे। चलिए आप जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे? 3 3 6 3 9, 2 11, 2 13, 2 15, 2 17, ठीक है 17। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित युग्म की संख्याएं हैं। ठीक है, यह है 12 60 84, 12 पंचे 60, ठीक है। उसके बाद क्या गया? अब 12 संते 84। अब देख लीजिए कौन सा होगा? 16 5 80, 16 7 112, पहला ऑप्शन सही हो रहा है। 5 से गुना करेंगे इसको, 7 से इसको गुना करेंगे, सही बैठ रहा है, एकदम बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। 14 का 75 कोई संबंध नहीं, 11 का 56 संबंध नहीं, 13 पंचे 65, 13 7 91 होना चाहिए, 81 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए यह है 54 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। क्या कह रहा है कि 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, उत्तर दिशा ये हो गया। तो चलिए क्या कहा जाता है? क्यू एस के तुरंत बाएं की ओर बैठा है, क्यू जो है एस के तुरंत बाएं बैठा है, ठीक, ये बायां हो गया इसके। चलो आर टी और यू के बीच में बैठा है, आर जो है टी और यू के बीच में बैठा है, तो यहां पर टी और यू के बीच कौन हो गया? आर हो गया, ये भी चलो हो गया। अब क्या कहा जा रहा है कि Q जो है यू के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, तो यू के दाएं, तो यू के दाएं होगा 1 2 3, सॉरी यू के दाएं हो गया, यू ए हो गया 1 2 3, ठीक है, तो ये चौथे स्थान पर है। तो P के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये चौथे स्थान पर है तो यहाँ पर P बैठा होगा, तो P के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा होगा? तो S बैठा होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। यहाँ पर चौथे स्थान पर था 1 2 3, तो ये स्थान खाली था, तो यहाँ पर P होगा, P बच गया था, तो इसके दूसरे स्थान पर कौन होगा? S हो जाएगा, विकल्प डी, वेरी इजी। चलो आगे देखते हैं। गौतमी वालश्री का संबंध किस अभिलेख से है? नासिक अभिलेख से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य होगा? ये पढ़िए। स्टेटमेंट है कि द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का कोई विभाजन ही नहीं हुआ था, यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति दिया गया, इसमें कोई विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है। ये चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था, 4th बौद्ध संगीति जब हुआ था तब हीनयान और महायान में बटा था। ये 2 भाग हैं, 2 पार्ट हो गए थे बौद्ध धर्म के, तो ये हुआ था चौथी बौद्ध संगीति में, तो ये गलत हो गया पहला। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, सही है बिल्कुल। अगला है कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है, सही है। और है नाम गयाल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही दिया गया है। यानी 2 3 और 4 ये तीनों ऑप्शन सही है, पहला गलत था। 2 3 और 4, ऑप्शन ए सही जवाब हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए 2 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वैदिक काल में राजव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया गया और कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर जो गलत है उसको चूज करना है, इसका ध्यान रखना है, इस नहीं का। एग्जाम में अक्सर सही है पूछा जाता है, लेकिन इसको पढ़ के ही आप लोग टिक करना, ये नहीं कि सही होगा उसको क्लिक कर लेना आप लोग। चलो इसमें क्या है? राजा का पद अनुवांशिक हो गया था, बिल्कुल सही है। सभा और समिति राजनीतिक संस्थाएं थी, ये भी सही है। अगला एक महिलाओं को सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार था, नहीं, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल 3, ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था?
किंतु उलेमाओं लोगों ने इनका विरोध किया। यह है अलाउद्दीन खिलजी। विकल्प डी सही जवाब होगा। 1296 से 1316 तक दिल्ली के सुल्तान रहा था। कब से कब तक? 1296 से 1316 तक। चलिए अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, विकल्प पे। किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 40वां, विकल्प बी। सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। ठीक है, 40वां अधिवेशन। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये सारा दिया गया, इसका सही क्रम क्या है? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? बताओ आप लोग। क्रिप्स मिशन कब आया भारत? 1942। पिछले टेस्ट में भी क्वेश्चन आया है। नेहरू रिपोर्ट कब बना? 1928। अगस्त प्रस्ताव 1940, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। वेवेल योजना 1945। तो कौन सा हो जाएगा पहले? पहले तो हो जाएगा भैया 1928, उसके बाद 1940, उसके बाद 1942, उसके बाद वेवेल योजना 1945। 3, 2, 1 एंड 4, 3, 2, 1 एंड 4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा सही होगा बताओ आप लोग। चंपारण आंदोलन हुआ 1917 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। भारतीय किसान वर्ग की रोटी और जमीन के महान संघर्ष में शामिल होकर राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया चरण खोला गया और कृषि संबंधी मुद्दे शायद ही पहले कभी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना करते थे इस समय। क्लियर है? उसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919 की घटना। फिर आता है मोपला विद्रोह, 20 अगस्त 1921 से 1922 तक चला था। 1921-22 में मोपला विद्रोह चला था। कहां पर? केरल में, मालाबार तट पर। याद होगा। चौरी चौरा कांड गोरखपुर का, आपको याद होगा, जहां से सबीना अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया था गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारी जो थे पुलिस के साथ भिड़ गए और असहयोग आंदोलन यहीं से वापस लिया गया था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1922। ठीक, डेट क्या था? 4 फरवरी। तो ये वाला ऑप्शन जो है 1917, 19, 22, 22। ठीक, चलिए बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। और जो यहाँ पर ना एडुटेरिया के सिवा और भी टेस्ट करवाया जा रहा है इसी यूट्यूब चैनल पर, वो भी आप लोग जाकर के देख सकते हो डेली प्रैक्टिस के लिए। ये टेस्ट तो आपको वीक में 3 बार ही आएगा, लेकिन डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो दरोगा का टेस्ट चल रहा है। निम्नलिखित को सही काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मुंडा विद्रोह संथाली का एक आदिवासी समूह है। मुंडा आप सभी को पता है। तो ये जो बिहार के राजमहल पहाड़ियों में हुआ था। ठीक है, कहां पर? राजमहल पहाड़ी में। तो ये कब हुआ था? तो ये मुंडा जो था, तो ये संथाल परगना से संबंधित था। इसका ईयर था 1899 से 1900 के बीच हुआ था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। क्लियर? संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह ये हुआ था 1832 में। ठीक, मोपला विद्रोह, तो मोपला मालाबार तट अभी बताया मैंने आपको 1921-22। और दक्कन विद्रोह कब हुआ था? तो दक्कन विद्रोह 1875 में महाराष्ट्र के दक्कन में हुआ था। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर बताओ आप लोग। दूसरा 1832, उसके बाद चौथा 1875, 1 और 3। ठीक है, 2, 4, 1 और 3। ये दक्कन विद्रोह जो हुआ ना था, इस समय फैला था। तो दक्कन विद्रोह उस समय सामने आया था 1832 के आसपास ही सामने आया था। ठीक है, 1832 में ही सामने आया था। ये फैला था 1875 ईस्वी तक, इसलिए वो 2, 4, 1 और 3। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा 2, 4, 1 एंड 3। चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल संबंधित टेराकीय की खोज हुई है? इसका राइट आंसर है बनावली या बनवाली। ऑप्शन है बनवाली। बनवाली से और क्या क्या मिले हैं? मनका मिला है। ठीक, उसके बाद जौ का दाना मिला है बनवाली से। और क्या क्या मिला है? अंडाकार आकार बस्ती, अंडाकार बस्ती का प्रमाण मिलता है यहीं से। और क्या मिला है? हल का टेराकोटा मॉडल, टेराकोटा हल।
ठीक है, ये बनवाली से मिला है। सूफी संत का मिलान सिलसिलों के साथ करें। एक तरफ सूफी संत, दूसरी तरफ उनसे संबंधित सिलसिलों को दिया गया है, इसको मिलान करके कूट की सहायता से राइट आंसर चूज करना। ये निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से थे, चिश्ती शैली। बहाउद्दीन जकारिया सुहारवर्दी, सही है। मियाँ जमीर जो है ये कादरी सिलसिला से थे, और अहमद सरहिंदी जो थे ये नक्शबंदी से थे। ये सर्पिला आकार हम लोग मिलान कर लिए, देख सकते हो आप लोग 3, 2, 1 एंड 4। चलिए कूट कौन सा है? 3, 2, 1 एंड 4, ऑप्शन बी। अंग्रेजी वालों ऑप्शन बी 3, 2, 1 एंड 4। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए गए, कौन से कथन सही है? सबसे पहले कूट पे आना है, सही है या नहीं है ये पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से हमको स्टेटमेंट की तरफ फिर बढ़ना है। तो यहां पर पढ़िए पहले इसको। वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, सही है। सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किया, सही है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन समारोह में हुई, सही है। तीनों के तीनों सही है, तो 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन सही है। चलिए क्या होगा? 1, 2 एंड 3। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा इनको माना जाता है, और इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन में भी भाग लिया था। एक पत्रकार थे, शिक्षाविद भी थे, और घटक विधानसभा जो अंतरिम सरकार बना था उसके पहले अध्यक्ष भी बने थे। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। इनका नाम था ही नहीं ऑप्शन में। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो बताओ आप लोग, दूसरा विश्व युद्ध के बारे में पढ़े होंगे, तो इसमें कौन शामिल नहीं था? तो सोवियत संघ शामिल नहीं था। धुरी राष्ट्र के संदर्भ में कौन कौन था? जर्मनी था धुरी राष्ट्र में, जर्मनी, इटली था, जापान था, नेतृत्व कर रहा था। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा था? मित्र राष्ट्र में हो जाएगा फ्रांस, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम UK था, USA था, अमेरिका, सोवियत संघ USSR, और कुछ हद तक चाइना भी इससे संबंधित था। तो ये मित्र राष्ट्र से संबंधित था, सोवियत संघ, ठीक है, ये मित्र राष्ट्र से संबंधित था, धुरी राष्ट्र में नहीं था। तो केवल 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही कूट चुनिए। चलिए मिलान किया जाए इसका। पोटेशियम नाइट्रेट किससे संबंधित है? पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में काम आता है, और इसको सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? सॉल्ट पीटर। ध्यान रखना आप लोग। पेनिसिलिन जो है एक इसकी खोज की प्रतिजैविक है, एंटी कवक है, जो जिसका उपयोग जो होता है जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। तो इसका क्या होगा? प्रतिजैविक है ये। यूरिया, ये नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, और इसका व्यापक रूप से उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। यूरिया क्या हो जाएगा? उर्वरक हो जाएगा। और मेलाथिलीन क्या होगा? कीटनाशी हो जाएगा। चलिए क्या हो गया? 3, 4, 1 एंड 2। 3, 4, 1 एंड 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया ऑप्शन सी 3, 4, 1 एंड 2। केंद्रिका में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, RNA और DNA। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 किधर गया? विकल्प डी। चलो अगला प्रश्न है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है दिया गया, इसको ध्यान रखना है कौन सा नहीं है। पहला है कि पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं। अरे भैया पहला ही गलत हो गया, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। पित्त में जो है ना ये सही नहीं दिया गया, क्योंकि कोई पाचक एंजाइम जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है ये लिपिडो। अगला प्रश्न है, वह लक्षण जिस पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, ये कौन सा होगा? तो कोशिका भित्ति, केंद्रीय झिल्ली और पोषण की विधि, विकल्प बी। ठीक, कोशिका भित्ति जो कोशिका संरचना का हिस्सा है, केंद्रीय झिल्ली क्या होता है? तो कोशिका संरचना का हिस्सा है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और जो यूकैरियोट्स को अलग करती है, और पोषण की विधि होती है, तो इसीलिए ये जो है सही होगा, विकल्प बी। निम्न में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी बल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए घर्षण बल, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। दिए गए पदार्थ में पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहां पर क्या है?
राइट आंसर होगा इसका नींबू का रस, इसका पीएच होता है 2 से 3 पॉइंट। कॉफी का होता है 4.5 से 5 पॉइंट। ठीक, ब्लड का होता है 7.35 से लेकर के 7.45 तक, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10.5 सबसे ज्यादा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। मिलान कीजिए, एक तरफ सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। चलिए इसको मिटा लेता हूं, इसको अब मिलान किया जाए। कुजनेट जो है ये क्या है, तो यह एक उल्टा यू वक्र कल्पना से संबंधित है। ठीक, नर्क से क्या होता है, सबसे पहले यानी कुजनेट जो होता है ना, ये बताता है कि जैसे कोई देश जो होता है विकसित होता है, उसकी आर्थिक असमानता पहले बढ़ती है फिर घटती है, यही बताने का काम करता है। नर्क से क्या होता है, संतुलित बुद्धि सिद्धांत के प्रस्तावक है, और यह तर्क देता है कि विकास के लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में एक साथ निवेश आवश्यक हो जाता है। ये हो जाएगा संतुलित वृद्धि विकास से संबंधित है। लेवेस्टिन क्या होता है कि क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत विकसित किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए, निरंतर विकास प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक निवेश के एक महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर की आवश्यकता क्या होगी। तो ये संबंधित है किससे, ये संबंधित है क्रांतिक न्यूनतम सिद्धांत प्रयास से। और सुम्प मीटर जो है संबंधित है नवीनता और उद्यमशीलता से संबंधित है, जिसमें जहां उद्यमी रचनात्मक विन्यास के माध्यम से विकास को गति देने का काम करते हैं। 3, 2, 4 एंड 1, 3, 2, 4 एंड 1 भैया, ऑप्शन बी। चलो आगे, यदि किसी कारणवश आहार नाल में एपिथेलियम की पैराटाइल कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाए तो क्या होने की संभावना है। ये होगा क्या, प्रोटीन्स का पेप्सिन द्वारा प्रोटियोजेज तथा पेप्टोन्स के जल को अपघटन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। ये राइट आंसर ऑप्शन हो गया, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक का उदाहरण है। इसका सही जवाब है द्वितीयक प्रदूषण है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। वेरी इजी, मस्तिष्क के लिए होता है। ठीक है, ब्रेन के लिए। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा, दाब बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट क्या होगा, इंक्रीज। चलो आगे, एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। एंजाइम के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, ये गलत है। पूरे फैल के काम करता है, इसलिए केवल एक ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1। दे आर बायोकैटलिस्ट। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा ये बताओ। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन ने दिया, ये सही नहीं दिया गया है। ठीक है, आइंस्टीन के न्यूटन के 3 नियम थे जो शास्त्रीय यांत्रिकी के मूल सिद्धांत है। अपवर्तन का नियम जो है, अपवर्तन का नियम जिसको सेल का नियम भी कहा जाता है, जिसकी खोज जो है डच गणितज्ञ विलेर्ड सेलियस सेल ने 1621 के आसपास किया था। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो है किसने दिया था, आप लोग कमेंट करना, बताओ। सुमेलित नहीं है, इसका अपवर्तन का नियम किसने दिया था, सेल। सेल के नियम से भी जाना जाता है इसको, सेल के नियम के नाम से, 1621 में। अभी बताया मैंने आपको, आप लोग फिर भी कमेंट नहीं करते हो। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा। वेरी इजी, ऑप्शन डी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उद्दक का उदाहरण है, कौन कौन होगा, रक्त, अस्थि, उपास्थि यानी मज्जा, तीनों हो जाएंगे, 1, 2 और 3, ऑप्शन डी। ठीक, 1, 2 एंड 3 ऑल। निम्नलिखित में से जिसे बृहत मुद्रा यानी M3 की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता, ये देखो भैया कितना फंसाने वाला प्रश्न है। ये होगा डाकघर बचत बैंक में जमा राशि, ये शामिल नहीं होगा। M3 घटक जो होता है इसमें क्या क्या शामिल होता है, जनता के पास जो करेंसी है, जनता के पास करेंसी M3 घटक के में शामिल क्या होंगे, और क्या शामिल होंगे, बैंकिंग प्रणाली में, जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें मांग जमा, मांग जमा जो है ये शामिल होगा इस घटक में। और क्या होगा, सावधि जमा भी इसमें शामिल होगा, बैंकिंग प्रणाली में सावधि जमा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझते जाइएगा। अगला क्या शामिल होगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएं हैं, अन्य जमा किसके पास, RBI के पास, ये सारे जो होंगे शामिल मुद्रा यानी M3 गणना में शामिल होते हैं। और ये डाकघर बचत बैंक में जमा धनराशि ये शामिल इसमें नहीं होगा, तो नहीं किया जाता, पूछ रहा था ना, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं।
आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है, तो इसका घनत्व इसकी तुलना में कम होता है। विकल्प बी सही जवाब होगा, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, लोअर डेंसिटी देन ड्राई एयर। अंग्रेजी वालों आप लोग टेंशन मत लेना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। आप लोग परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल भी सर्च सकते हो, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। चलो, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है, तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है। विकल्प ए, कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस क्या होते हैं, ये जो होते हैं ना, इसका प्रसार गुणांक अधिक ज्यादा होता है। विकल्प ए, हैव हायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है सहजीविता, क्या, सिम्बायोसिस। गैसों के किस प्रकार द्रव्य में बदला जा सकता है, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, दाब बढ़ाकर ताप घटा देंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर घटा देंगे, क्या होगा, द्रव्य में बदल जाएगा। विकल्प बी राइट आंसर होगा, दाब बढ़ाएंगे ताप घटाएंगे। चलिए अगला है, पुंकेसर अपने पराग कोषों और पत्तियों में भी किसमें परस्पर मिले होते हैं, ये कंपोजिटी से मिले होते हैं, कंपोजिटी से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनने कहा जा रहा है कूट की सहायता से। पढ़िए, वर्ग 7 ए के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, सही है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, गलत दिया गया है, ठीक है। फ्लोरीन, जो क्लोरीन है जो समूह 17 में फ्लोरीन से नीचे है, तो इसका परमाणु आकार बड़ा होता है, ये जो होता है इसका क्रम प्रतिकर्षण भी इलेक्ट्रॉन को समायोजित कर सकता है, इसके परमाणु संख्या क्या होगा, फ्लोरीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी अधिक होगी। तो पूर्ण आवर्त सारणी में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है सबसे अधिक होती है, ना कि फ्लोरीन की, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन 2 गलत है। तीसरा है कि निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है, ये सही है। तो पहला और तीसरा कथन जो सही है, तो विकल्प डी राइट आंसर होगा, 1 और 3, ठीक है, 1 और 3, 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा समितियां गरीबी से संबंधित है या है, ये हो जाएगा कौन कौन सा, लकड़वाड़ा समिति, उसके बाद हो जाएगा श्रीरंगराजन समिति, उसके बाद हो जाएगा तेंदुलकर समिति। नरसिम्हन समिति से संबंधित नहीं है। नरसिम्हन समिति जो है ना, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार संबंधित था। 1991 में और 1998 ईस्वी में जो गठित हुआ था ये समिति, तो भारत के वित्तीय क्षेत्र को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सिफारिश की गई थी नरसिम्हन समिति के द्वारा। 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, ओनली 1, 2 और 3। विश्व के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई, यह हुआ था नीदरलैंड में। कहां पर, नीदरलैंड में, 1602 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां स्थित है, यह है बनेरघट्टा बेंगलुरु में, ऑप्शन ए। 2006 में खोला गया था ये, 2006 में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, यह घोषणा हुई थी 2003 ईस्वी में, ठीक है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, क्या था, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ठीक है, ये कहा गया था। और 2003 में सीसीएस ने आधिकारिक तौर पर भारत की परमाणु नीति की घोषणा की, और इसके तहत गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नर्तक कथकली से संबंधित है, ये कुंचु कुरुप, विकल्प बी, कुंचु कुरुप। ये कथकली ने शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य केरल में हुई है। कहां पर, केरला से हुई है। अब तक भारत में कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, कितने को मिला है, 6 लोग को। कौन कौन से, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शॉर्ट में लिखते हैं SRK, दूसरे हो जाएंगे RP राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद जाकिर हुसैन JH, अगले हो जाएंगे VVG यानी BB गिरी, अगले APJ अब्दुल कलाम, अगले हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी हाल फिलहाल में। तो देखिए इनको कब मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में मिला था, ठीक। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला, उसके बाद जाकिर हुसैन को 1963 में, VV गिरी जो को मिला था 1975 में, अब्दुल कलाम को मिला 1997 में, और प्रणब मुखर्जी जी को मिला 2019 में भारत रत्न अवार्ड, ठीक। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, जो सालाना नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, स्कूल कप है ये, फुटबॉल।
चलिए आखिरी प्रश्न है आज का, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा यूरो। ठीक है, यूरो। पेसो जो है कहां का है? फिलीपींस का, फिलीपींस की मुद्रा है पेसो। येन कहां का है? तो येन मुद्रा हो जाएगा जापान का। लीरा तुर्की का, कहां का? टर्की का हो जाएगा। तो सारा क्लियर है। तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा यूरो। क्लियर है। सभी 100 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट टेस्ट जब अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।